With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपकी भाषा कभी भी आपकी कमजोरी नहीं हो सकती। इसलिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि आपको किसी तरह के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की आवश्यकता नहीं है। आप गुजराती माध्यम से हैं, मराठी माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तमिल माध्यम से हैं। आप अपनी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए, अपनी मजबूरी नहीं अपनी मजबूती बनाइए। और यूपीएससी से लेकर के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी परीक्षा हो, आपकी भाषा आपको हारने नहीं देगी। हेलो एवरीवन, मैं कृतिका मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में इस वर्ष हिंदी माध्यम से मेरा पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मुझसे सफलता के बाद से अभी तक पूछे गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण है हिंदी माध्यम से संबंधित प्रश्न, हिंदी को लेकर प्रश्न। हिंदी माध्यम होने के कारण अभ्यर्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों से संबंधित प्रश्न। तो उन प्रश्नों को संबोधित करते हुए एक छोटी सी बात मैं आज आप सबके साथ करना चाहूँगी। देखिए, हिंदी भारत की भाषा है। कोई भी देश किसी अन्य देश की भाषा को ओढ़कर बहुत समय तक रख सकता है, लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र कभी भी किसी अन्य देश की भाषा को खुद पर बहुत लंबे समय तक ढो नहीं सकता। राष्ट्र हमेशा संस्कृति को साथ लेकर चलता है और संस्कृति का आधार भाषा होती है। जब हम बात करते हैं हरक्यूलियन टास्क की, तो हरक्यूलिस की एक कहानी हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन जब भगीरथ प्रयास की बात होती है, अर्थ समान ही है, लेकिन भगीरथ प्रयास भागीरथी और भगीरथ की कथा को साथ लेकर चलता है। तो भाषा सदैव संस्कृति का वहन करती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपकी भाषा कभी भी आपकी कमजोरी नहीं हो सकती है। इसलिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि आपको किसी तरह के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की आवश्यकता नहीं है। आप गुजराती माध्यम से हैं, मराठी माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तमिल माध्यम से हैं। आप अपनी भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए, अपनी मजबूरी नहीं अपनी मजबूती बनाइए। और यूपीएससी से लेकर के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी परीक्षा हो, आपकी भाषा आपको हारने नहीं देगी। भारत में भाषा को माँ का दर्जा दिया जाता है। हिंदी हमारे लिए माँ है और हिंदी आपके सिलेक्शन में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करेगी, ये एक मिथ है। इसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से समझ करके नकार सकें उसे नकारें और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करें। अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी भाषा, मुझे लगता है इसको मायाजाल कहना ज़्यादा उचित होगा। अगर आप जापान जाते हैं और वहाँ जाकर के आप पूरे सॉफ्टवेयर्स, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, उन सबको ध्यान से देखते हैं तो वो सब कुछ उनकी जापानी भाषा में है। अभी इज़राइल जाइए, इज़राइल में माइक्रोसॉफ्ट का पूरा काम उनकी हिब्रू भाषा में हो रहा है। वो केवल हेड ऑफिस से जब वार्तालाप करते हैं तो वो अंग्रेजी में करते हैं, अन्यथा उनका पूरा कार्य वो हिब्रू भाषा में कर रहे हैं। आज हम इज़राइल से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी हिब्रू भाषा अंग्रेजी भाषा से कमतर है या फिर टेक्नोलॉजिकल कार्य सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही किए जा सकते हैं। अगर आप पूरे विश्व के उन राष्ट्रों को देखें जो जीडीपी के स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी भाषा में कार्य करते हैं।
तो इस माया जाल को तोड़ने की आवश्यकता है कि यदि भारत को टेक्नो इनोवेशंस की ओर जाना है तो सिर्फ वो अंग्रेजी में ही संभव होगा। हम अपनी भाषा में टेक्नोलॉजिकल कार्य भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और नोबेल प्राइज़ भी जीत सकते हैं। जापान का कोई बच्चा आज ये नहीं सोचता है कि अगर उसको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो अंग्रेजी सीखनी होगी। वो जापानी में सोच रहे हैं, जापानी में रिसर्च कर रहे हैं और जापानी भाषा के माध्यम से ही नोबेल प्राइज़ भी जीत रहे हैं। जब आप उस भाषा में सोचते हैं जो आपकी अपनी भाषा है तो वहाँ एक क्रिएटिविटी, इनोवेशन और नवाचारी क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो भारत का बच्चा जब अपनी भाषा में सोचने का हक पा जाएगा तो अपने आप ही नवाचारी विचार और नए इनोवेशंस भारत की भूमि पर भी होने लगेंगे। हम उस भारतवर्ष का स्वप्न नहीं देखते हैं जहाँ एक बच्चा क्लास 8 के बाद अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दे रहा है क्योंकि क्लास 9 से इंग्लिश मीडियम है और उसको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है। तो ये प्रयास करना है कि भारतीय भाषाओं में भारत की एकेडमिक्स किस तरह से कन्वर्ट की जा सके, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा विचार रखा गया है। ये प्रयास जनता के बीच में, समाज के बीच में भी होना चाहिए कि किसी भाषा को उच्चतर या निम्नतर स्तर प्रदान ना किया जाए। जहाँ तक हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का सवाल है और संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का प्रश्न है, तो यूपीएससी की तरफ से भाषागत आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। आप अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर रखिए तो आपका चयन होगा। कुछ समस्याएं मटेरियल को लेकर के हैं, वहाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में पीआईबी बहुत सारे न्यूज़ पीसेस को हिंदी में, उड़िया में, गुजराती और मराठी इन सभी में अनुवादित करके दे रहा है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो न्यूज़ करंट अफेयर्स को हिंदी में कवर कर रहे हैं। बहुत सारी मंथली मैगजीन्स और वार्षिक मैगजीन्स भी हैं, कोचिंग संस्थानों के माध्यम से हैं, जो मानक हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। एनसीईआरटीज़ मानक हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड बुक्स भी हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। तो आप इन सभी का प्रयोग करते हुए अपनी जो ये मटेरियल उपलब्धता की एक समस्या है उसका निदान कीजिए, तो आगे अन्य किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। जहाँ तक अंग्रेजी का प्रश्न है तो अंग्रेजी को भी एक शत्रु भाषा के रूप में नहीं देखना है। जहाँ तक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेंस में भी एक पेपर इंग्लिश में लिखना है और प्रीलिम्स में भी सीसेट का बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में करना है, तो एक प्रैक्टिस आप इंग्लिश की भी करते रहिए। आप चाहें तो इंग्लिश का जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन को समझने का प्रयास करें। ग्रामर को आप थोड़ा समझ लीजिए, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होना है, तो वो अभ्यास के माध्यम से आ जाएगा। अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा भी है तो वो भी 5 से 6 महीने की अच्छी प्रैक्टिस के बाद इंग्लिश पर पकड़ बना सकता है। अंग्रेजी बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल भाषा है। जहाँ तक एक्सेंट की या प्रोनंसिएशन की बात है तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको भार लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ लोग 2 दिन के लिए यूएसए जाते हैं और फिर आ करके उनकी एक्सेंट चेंज हो जाती है, लेकिन आप अपनी एक्सेंट को अपने साथ रखिए। आप हरियाणा से हैं तो वो एक्सेंट अपने आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो थोड़ा लगेगा कि एक्सेंट हरियाणवी हो रही है, तो उसका किसी भी तरह का आपको कोई लोड नहीं लेना है, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आप सहज होकर के अंग्रेजी भाषा में भी वार्तालाप करिए। इंटरव्यू में भी अगर आपसे प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाता है, आप प्रयास करिए कि उत्तर इंग्लिश में दें, और अगर आप उत्तर इंग्लिश में देने में सहज नहीं है तो आप हिंदी में उसका उत्तर दीजिए। तो ये हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में कुछ बातचीत थी जो आवश्यक थी मुझे लगी, तो वो मैंने आज आप सबसे की है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स अगर आपको लग रहा है आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। इंग्लिश के टर्म्स का आप भरपूर यूज़ कर सकते हैं अपने उत्तरों में भी। बस ये आप ध्यान रखिए कि आपको देवनागरी में उन टर्म्स को लिखना होगा। तो देवनागरी में अगर आप अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
जहाँ एक्रोनिम्स की बात होती है, जैसे WTO है या फिर GDP है, तो इनको आप सीधे सीधे रोमन में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बड़े शब्द हैं उनको आप प्रयास करें, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो फिर हिंदी उसकी ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो अधिक उचित होगा। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अंग्रेजी में हैं और उनकी हिंदी मिलती ही नहीं है, तो आप अपना समय इसमें मत बर्बाद करिए कि हर अंग्रेजी टर्म की आपको हिंदी ढूंढ करके लिखनी है। आप सीधे सीधे उसको अपने उत्तर में देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि वो दिल्ली जाकर या किसी बड़े शहर में जाकर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो विश्वास रखिए, आप स्वाध्याय से अपने घर में रहकर तैयारी करके भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। मैंने अपनी तैयारी घर में रह करके की है। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी परीक्षा मैंने घर पर रहकर तैयारी से ही दी है। इंटरव्यू के लिए ज़रूर मैंने दिल्ली जा कर के थोड़ी प्रिपरेशन की थी। तो जब आप घर में भी पढ़ते हैं तो अनुशासन का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। पीयर ग्रुप अगर आप ऑनलाइन बना सकते हैं तो उनके संपर्क में रहिए। ऑनलाइन मटेरियल का अच्छा यूज़ करिए। ऑनलाइन कोचिंग संस्थान भी बहुत सारे हैं जो पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पूरी तैयारी के दौरान भारतीय भाषा माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या होती है और वो समस्या है स्ट्रेस की, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। ऐसी स्थिति में आप अपने स्ट्रेस को जितना ज़्यादा मैनेज कर ले जाएंगे, आपकी सफलता उतनी ही सुनिश्चित हो जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रयास करें कि आपका पीयर ग्रुप बहुत पॉजिटिव हो। आपके फैमिली मेम्बर्स में जो आपको पॉजिटिविटी के साथ मोटिवेट करते हैं, उनसे बातचीत करते रहिए। आपको पूरी तरह से आइसोलेट होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं और अभ्यर्थी ध्यान रखें, किसी तरह की नकारात्मकता को अपने भीतर ना आने दें। पूरे आत्मविश्वास के साथ जिस भी भाषा में आप अभिव्यक्ति देना चाहते हैं दीजिए। भारत सरकार या UPSC भाषागत आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। यहाँ तक कि UPSC के माध्यम से इंक्लूसिव सिलेक्शन का भी प्रयास किया जाता है। भारत का किसी भी छोर का कोई भी बच्चा उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर UPSC के द्वारा छोड़ दिया जाएगा, ये पूरी तरह से गलत बात है। आप अपनी पृष्ठभूमि को लेकर के आत्मविश्वास में रहिए। UPSC की तैयारी के दौरान आप ध्यान रखिए कि सिर्फ बुकिश नॉलेज या जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही आपके काम में नहीं आने वाला है। एक व्यावहारिक पक्ष भी होता है। आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको व्यवहार में लाना है, उसको स्मार्टनेस के साथ कैसे अप्लाई करना है, उस पर ध्यान रखिए। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ ये समस्या होती है कि अप्लाइड पार्ट में कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। तो जब आप अभ्यास करेंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे, एक चीज़ आपने कहीं पर पढ़ी उसको कितने अधिक स्थानों पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जब इसका अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए उत्तर लेखन से लेकर के प्रीलिम्स परीक्षा पास करने तक हर जगह वो स्मार्टनेस काम आएगी। DKT प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपसे वार्ता के लिए मुझे समय दिया और ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। जो भारतीय भाषा माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरी विशेष शुभकामनाएं। आप सब इस परीक्षा की तैयारी करिए और शीघ्र ही UPSC परीक्षा में भी परिणामों में पहली, दूसरी, तीसरी रैंक भारतीय भाषा माध्यम के अभ्यर्थियों की हो, मेरी ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।